नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। बात कर रहे हैं हम राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में सब कुछ समय ही बाकी, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के निगाहें कांग्रेस शासित राज्य में बनी हुई है। जहां तक बीजेपी फिर से राज्य पर काबिज होने की जुगत में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उससे सत्ता छीनकर लोकसभा में धमाकेदार एंट्री करना चाहती है। चुनाव में सारा खेल सीटों का है। कई सीटें तो ऐसी होती है कि यह चुनाव से पहले ही परिणाम तय कर देती है। चुनाव में मुद्दे हरदम हावी होते हैं, चाहे वो देश के मुद्दे हों या प्रदेश के। जनता हर रोज यह आकलन करती रहती है कि किस किस सरकार ने उन्हें कब क्या दिया। साल 2019 लोकसभा चुनाव में देश की प्रमुख दो पार्टियों के बीच जंग का ऐलान हो चुका है। ये जंग शस्त्रों से नहीं लड़ी जाती, लेकिन शब्दों के शस्त्र जमकर चलाए जाते हैं। ये शब्द रूपी शस्त्र जनता को वादों के रूप में उनके दिल और दिमाग को भेदने का काम करते हैं। केवल देखना इतना होगा कि ये शब्द रूपी शस्त्र चुनावी रणभूमि में क्या परिणाम देंगे। आइए सुनते हैं किसकी क्या दलील है। एक गंभीर बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं। उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। एक बात निकली कि हमें 21वीं सदी में हिंदुस्तान में एक मिनिमम कम से कम आमदनी की लाइन बना देनी चाहिए। मतलब इस लाइन से नीचे, इस आमदनी लाइन से नीचे इस देश में एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो फिर सवाल उठा कि ये कम से कम आमदनी की लाइन कितने रुपए की होनी चाहिए। मैं खुशी से आपको बताता हूं, गर्व से आपको बताता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के एकदम बाद हिंदुस्तान की मिनिमम कम से कम आमदनी लाइन 12,000 रुपए प्रति महीना होगी। हमने निर्णय ले लिया है 2019 में हमारी सरकार बनेगी, गब्बर सिंह टैक्स को हम सच्ची जीएसटी में बदल देंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, एक टैक्स, कम से कम टैक्स और साधारण टैक्स। घोटालों की वजह से उत्तराखंड की पहचान क्या हो गई थी। कभी राहत के नाम पर घोटाला, कभी आबकारी घोटाला, कभी खनन घोटाला। कांग्रेस के कल्चर ने उत्तराखंड को तबाह कर दिया था। चलिए, आपने सुनी अपने अपने तरीके से दलीलें। जिस तरीके से इन दलीलों की बात लोगों तक पहुंचती है, लोग किस तरीके से इसे मानते हैं, किस तरीके से अपने अंदर पीते हैं, ये सब अलग बातें हैं। हमारे बीच सुशील आसोपा जी जुड़ चुके हैं हमारे सिटी स्टूडियो से, जो कि कांग्रेस को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और विकास सोमानी जी हमारे सिटी स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और साथ ही जयपुर की जनता के बीच में हमारे संवाददाता राकेश शर्मा हमारे बीच है। राकेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ। पिछले 4-5 दिनों से इस हिंदुस्तान की राजनीति की सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है। कहीं ना कहीं अपने तरीके से दोनों नेता, दोनों दिग्गज नेता, इधर राहुल गांधी और उधर नरेंद्र मोदी, अपने तरीके से बात कर रहे हैं, अपने तरीके से मुद्दे रख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों में कितना वजन अब तक दे पाए? देखिए अतुल जी, चुनाव पीक पर है और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है, ये दौर लगातार चला आ रहा है और कहीं कहीं और ज़्यादा बढ़ने वाला है। जैसे जैसे सीटों को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट आ रही है और उसके बाद में केंद्रीय नेता जिस तरीके से चुनाव प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं, ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर अभी और ज़्यादा भीषण होने की संभावना है। और कहीं न कहीं स्थिरता की जो हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक बयानबाजी में जो स्थिरता होनी चाहिए वो अभी तक आ पाएगी, ऐसा संभव नहीं लगता है। देखिए, राजनीति का एक कहीं न कहीं एक अपना दौर भी होता है। 5 साल
शासन के बाद में कहीं न कहीं सत्तारूढ़ पार्टी अपने 5 साल के विकास का जो खाका है आम जनता के बीच में पेश करना होता है और आवश्यक भी है। 5 साल में क्या कुछ सरकार ने किया, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ कमियां रही, इसको लेकर के सरकार को अपनी पूरी जो बातें हैं आम जनता के बीच में, आम आवाम के बीच में रखनी होती है। वही विपक्ष का जो अहम किरदार होता है वो कहीं न कहीं सरकार के उस रोल, सरकार का जो 5 साल का किरदार होता है उसमें से वो कमियां निकालना, सरकार को ये याद दिलाना कि आपने जो वादे किए थे, आपके जो इरादे थे शायद वो पूरे नहीं हुए हैं। आम आवाम को लेकर के जो आपकी घोषणाएं थी वो घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और आपके वादे पूरी तरह से आम जनता के लिए खरे नहीं उतरे हैं। इन तमाम संभावनाओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहने वाला है अतुल जी। लेकिन जिस तरीके से अब दिनों दिन ये बयानबाजी आ रही है, जिन भावनात्मक मुद्दों को लेकर के उछालने का प्रयास किया जा रहा है, विकास एक तरफ हट चुका है, विकास के पायदानों पर अब बात नहीं होती है, अब बात एयर स्ट्राइक पर होती है, अब बात उन मुद्दों पर होती है कि देश की सुरक्षा को लेकर के कौन कौन से कदम उठाए गए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीतिक जिस तरीके से नहीं कहा जा सकता है जी। राकेश, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दों पे बात की जा रही है, हमारे साथ भाजपा से विकास सोमानी हमारे सिटी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि आप जनता के बीच में हैं। जनता से अभी हम बात भी करेंगे, आपके साथ जो जनता खड़ी है। विकास जी, जिस तरीके से हमारे संवाददाता राकेश बात कर रहे थे कि अब विकास के मुद्दे गौण हो गए हैं, केवल भावनात्मक मुद्दों पे बात की जा रही है, एयर स्ट्राइक पे बात की जा रही है। आज मोदी जी ने सुबह से जब से भाषण की प्रक्रिया चालू की, केवल सेना, देशभक्ति और इसके अलावा विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई। क्या कहना चाहते हैं अतुल जी? जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी और जिस प्रकार से जनादेश मिला, आप देखिए कि विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिला है उसको अनवरत बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर इसमें कार्य किया और विभिन्न योजनाओं को, लगभग 150 से अधिक ऐसी योजनाएं थी जो विभिन्न प्रदेशों तक, धरातल तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया। और आप देखें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि विकास के जो आयाम छुए, हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहीं ऐसे जल सप्लाई संबंधित मामला हो, चाहे जल स्वावलंबन योजना हो, चाहे वो भामाशाह योजना हो, चाहे केंद्र की आप कृषि संबंधित योजनाएं हो और किसानों की सुरक्षा और समृद्धि को लेके चाहे वो बीमा योजनाएं संबंधित मामले हो, सभी में निरंतर विकास हुआ। और विकास की गति इस प्रकार हुई कि आपकी यहाँ की रोड, यहाँ का पानी व्यवस्था, यहाँ की यातायात व्यवस्था, आप देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और पूर्व में जो 5 साल भाजपा सरकार रही कि किस प्रकार से कार्य किया गया कि बिसलपुर की पेयजल योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए। और कहीं ऐसे मामले थे जो प्रकरण लंबित थे, चाहे दुर्गापुरा ओवर पुलिया का मामला हो, चाहे बगरू की ओवर ब्रिज का मामला हो, कहीं लंबित प्रकरण थे जो कांग्रेस समय से पेंडिंग थे। और आप देखें कि केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने भी निरंतर दिल्ली जयपुर हाईवे का मामला हो, जिस त्वरित गति से कार्रवाई की गई आम जनहित में, विकास के नाम पर वोट मिले और विकास के नाम पर सभी समुदाय, सभी लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने भरसक प्रयास के साथ अपनी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया। और जनधन योजना, डिजिटल योजना के माध्यम से आम आदमी की भागीदारी को सुनिश्चितता की कि उन्हें अंतिम छोर तक लाभ मिल सके। चलिए विकास जी, ये तो आपने विकास के मुद्दे गिना दिए, ये तो विकास के मुद्दे गिना दिया आपने, परंतु ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे 2014 के जो अभी भी कहीं ना कहीं यक्ष प्रश्न की तरह खड़े हैं। हमारे बीच सुशील आसोपा जी के पास आ जाता हूं, जो कांग्रेस से हमारे बीच यहाँ जुड़े हुए हैं सिटी स्टूडियो में। सुशील जी, बहुत सारी बातें जिस तरीके से बोल रहे हैं कि विकास के मुद्दे, विकास किया गया है, पिछले 5 सालों में बहुत विकास हुआ है, परंतु कहीं अब जाके उस विकास की बात नहीं कर रहे। आपके इधर से भी विकास की बात को लेकर कहीं ना कहीं गौण किया जा रहा है, कुछ नए वादे किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो आपके इस स्टूडियो में मैं पहली बार आया हूं अतुल जी, उसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब आए बात पे जो आपने छेड़ी है, विकास जी तो बात गिना रहे हैं तरह तरह की जिनका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है धरातल पे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण है मेरठ में जो उन्होंने दिया, उसकी मैं 2-3 लाइन बोल रहा हूं जी। बोलिए। एक तो उन्होंने कहा विपक्ष के नेता रोते फिर रहे हैं, रोते फिर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी ने एयर स्ट्राइक क्यों कर दी, ऐसे बोल रहे हैं। क्या ये मतलब एक सभ्य प्रधानमंत्री की इस तरह से बोलने का, रोते फिर रहे हैं? विपक्ष तो अपनी बात उठा रहा है, विपक्ष क्या उठा रहा है? देखिए ये दोनों तरफ से हो रही है आसोपा जी, ये बात दोनों तरफ से हो रही है।
आसोपा जी देखिए, ये सुनिए, बात, आसोपा आपने जी, इनको टोका नहीं, मेरे को भी टोकिए मत। एक मिनट अच्छा सुनिए, ठीक है, आप बोल लीजिए फिर मैं आपको एक मिनट टोकूं। सुनिए मेरी बात। जी हाँ जरूर, बेरोजगारी दर हिंदुस्तान की 7% है। आप जीडीपी भी देखिए, जब हमने छोड़ा था 2.2% थी। हम्म, किसान की जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जी वो एक बाटा की टंगी हुई प्लेट के सिवाय कुछ नहीं रहेगी, किसान को मिल नहीं रही है। आप किसानों की डिस्पैरिटी बात- ऑफ जो आसोपा जी वो अमीर बात और कीजिए गरीब जो की जो आपने खाई किया। है वो इतनी बढ़ गई है कि 73% जो देश की आय है वो 1% अमीर ले जा रहा है, और 67 करोड़ जो 50% आबादी है उसको 1% कमाई मिल रही है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम न्याय योजना लाएंगे, न्यूनतम आय योजना, जिसमें 6,000 रुपए प्रति परिवार, कम से कम 5 करोड़ परिवारों को हर माह मिलेंगे महिला के खाते में, जिससे कि वो महिला अपने परिवार का भरण पोषण और अन्य मुद्दों पे पूरा ध्यान दे करके परिवार की आर्थिक स्थिति को संबल प्रदान कर सके। इसलिए ये तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। सुशील जी, रही सुशील बात जी, मैं आप ये तक आ रहा हूँ, कि जो सुशील जी मुद्दे वापिस मोदी आ उठा रहा रहे हूँ। हैं, सुशील जी वो सब दुनिया समझ रही इसको है। आप अभी आपसे जारी रखेंगे। सुशील जी एक सेकंड, मैं राकेश के पास जाना चाहता हूं, वहां हमारे कुछ बहुत सारी जनता, हमारे साथ जयपुर की जनता जुड़ी हुई है। राकेश, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दों पे बात हो रही है, और आज मोदी जी के भाषण को लेके अभी आसोपा साहब कुछ बोल रहे थे, ये सारी बातें हो रही है, परंतु आपको क्या लगता है, आप जनता के बीच में है, जनता क्या कहना चाह रही है, एक बार बात करिए उनसे। बिल्कुल बिल्कुल तुल जी, ये वो लोग हैं जिनकी उंगलियों और अंगूठे के बीप के बाद में कहीं न कहीं सरकारें बनती हैं और बिगड़ती है। ये वही आम आवाम है जो कहीं न कहीं देश की नीतियां तय करती है, उस सरकार को चुनती है जो देश की नीतियों का निर्माण करती है। हमारे साथ इस समय स्वेज फार्म इलाके में मैं इस समय मौजूद हूं। तुल जी, बातचीत करेंगे, कुछ युवा साथी भी हमारे साथ में, वरिष्ठ लोग भी हमारे साथ में। जिस तरीके से देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, मुद्दों को लेकर के जो बातें हो रही है, विकास का मुद्दा कहीं गौण हो गया है, लगता है आपको किस तरीके से किन मुद्दों पर बात होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से कौन सी पार्टी को लेकर के आसान्वित आप रहते हैं कि कौन मुद्दों की बात कर रहा है और कौन सिर्फ माहौल बनाने वाली बात कर रहा है? मौजूदा माहौल में देखे जाएं तो मुद्दों वाली बात है वो तो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इसी तरह की बातें की जा रही है कि देश की सुरक्षा, ये वो, बाकी विकास के कार्यों को बिल्कुल गौण किया जा रहा है इसमें। अब मेरा मानना तो यह है कि मैं उस पार्टी को मौका दूंगा जो विकास, डेवलपमेंट, इन चीज़ों पे ध्यान दे, रोजगार पे ध्यान दे, अन्य तरह के विकासों पे ध्यान दे, ना कि वैमनस्यता या इस तरह की फालतू बातें हैं इनको माहौल बना के और अपने वोट बैंक को लें। आपका एक अनुभव रहा है, जिस तरीके से देश में इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, लेकिन 2019 का चुनाव खास क्यों है? जिस तरीके तमाम पार्टियां एक के बाद एक घोषणाएं हो रही है, मिनिमम बेसिक इनकम की घोषणा हो रही है, उधर किसान सम्मान निधि की घोषणा हो जाती है, आम आदमी को क्या मिलेगा? चुनाव बाद में अब तक जो चुनाव हुए उसके बाद में आम आदमी को क्या मिला, और अब जो घोषणाएं हो रही है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उससे आम आदमी को क्या मिलने वाला है? पहले जो घोषणाएं हुई थी वो धरातल पे नहीं आई, वो केवल थोड़ी घोषणाएं निकली। तो आज की तारीख में जो बेरोजगारी की समस्या है, वो 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या है आज की तारीख में। तो इन वाले मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये हर बात को राष्ट्रवाद पे ले जाते हैं, बेला फुसला करके, तो अब जनता इस बेला में आने वाली नहीं है। सरकार का 5 साल का जो शासनकाल रहा है केंद्र सरकार का, किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है वैसे तो शासन तो, परंतु सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है, परंतु बेरोजगारी जो बढ़ी है उसके लिए बड़ी विकट। आधारभूत सुविधाओं पर काम होना बाकी है। हाँ, आधारभूत सुविधाएं हैं जो अभी हुई नहीं है। आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दावपेचों के बीच में लगातार राहुल गांधी भी आक्रामक हैं, पीएम मोदी भी आक्रामक हैं, बीजेपी के तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम नेता जिस तरीके रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं ताबड़तोड़, और कहीं न कहीं जो भाषा का जो स्तर है गिरता जा रहा है, आम आदमी को क्या चाहिए उसकी परवाह किसी को नहीं है? क्या लगता है आपको कि चुनाव के बाद में जो वादे किए जाते हैं या अभी जो वादे आप लोगों से किए जाएंगे, वो कितने हद तक सफल होते हैं, कितनी योजनाएं एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाती है? आम आदमी की बात तो ये है कि पहले देश सुरक्षित रहेगा तो राज्य सुरक्षित रहेगा, राज्य सुरक्षित रहेगा तो घर सुरक्षित रहेगा। जब देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो घर कहाँ से सुरक्षित रहेगा? पहली बात तो ये कि मोदी जी ने 3 दिन से लगातार देश की सुरक्षा में 3 चीज़ दी है कंटिन्यू, कल, परसों और पहले रोज। चिकून दिया है परसों, कल एक मिसाइल दी है, आज में कैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं दे पाया कंटिन्यू 3 डे 1 by 1। उससे बढ़िया क्या चीज़ चाहिए? लेकिन रोजगार को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, उसपे क्या? रोजगार वैसा का वैसा है, नोटबंदी के बाद वैसा वैसा है, मगर लोग बागों को ये सोचने की जरूरत है कि देश पहले है। रोजगार तो तब की बात है अगर कोई भूखा तो मर नहीं रहा है, ठीक है। अभी जो कांग्रेस सरकार ने बोला था हम 10 दिन में इतने पैसे दे देंगे, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। नोटबंदी को ठीक मानते हैं आप? नोटबंदी पहली बार तो हुई नहीं है, पहले भी हुई है, पहले भी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं हुआ।
आपके ये है कि नोटबंदी के अंदर 1 नंबर का आदमी ज्यादा हो गया, 2 नंबर पूरा मामला खत्म हो गया। इससे बड़े क्या चीज है? देश 1 नंबर से ही चलेगा, 2 नंबर से नहीं चलेगा। देश 1 नंबर चलेगा। आप किस तरीके से देखते हैं लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम कई राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां मैदान में है, किसकी सरकार बनेगी अभी भविष्य में कुछ भी तय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वादे और इरादे स्पष्ट किए जा रहे हैं, किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए कि आम आदमी को फायदा पहुंचे? जब विकास के ऊपर तो कोई बात होती नहीं है, सब आपस में एक दूसरे की टिप्पा टिप्पणी करते हैं। तो रोजगार होना चाहिए, आप आदमी को विकास होना चाहिए, तो ये काम तो होना चाहिए, बिना इसके काम कैसे चलेगा बताओ? कहीं ना कहीं जो मुद्दों को लेकर जो बात होनी चाहिए वो बात नहीं हो पा रही है। आप क्या सोचते हैं? बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और ये देश के लिए सुरक्षित देश, मतलब कितना विश्व में नाम हो रहा है, विश्व की चौथी शक्ति बना दी है बीजेपी को। खाली चुनावी वादे थोड़ी, आप बेरोजगारी भत्ता क्यों दे रहे हो? यानी जो आदमी काम नहीं कर रहा उसको तुम पैसे दे रहे हो, निकम्मों की फौज तैयार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल परसों घोषणा भी की है न्याय योजना, उसमें चुनावी भुलावा है, कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। कांग्रेस शुरू से बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बना रही है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी ही आएगी दोबारा। कहीं ना कहीं अतुल जी मिला जुला पूरी तरह से ये है, सुरक्षा को लेकर के कुछ लोग चीजों को सरकार की निगाह से देख रहे हैं, स्पष्ट मान रहे हैं कि देश सुरक्षित रहेगा तो कहीं ना कहीं आम लोग सुरक्षित रहेंगे, राज्य सुरक्षित रहेगा, आम राकेश एक सवाल पूछ लीजिए। राकेश सरकार ने जो जी राकेश एक सवाल इनसे पूछ लीजिए, क्या मोदी जी के चेहरे को ही देखकर वोट दिया जाएगा कि वाकई में विकास के मुद्दे जो कि आप बार बार कह रहे हैं, आप बार बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो बात कहीं ना कहीं गौण होती जा रही है, तो क्या मोदी जी का ऑरा इतना बड़ा हो गया है कि वो देश के लिए अब एक अलग ही पहचान बना रहा है और उसी के नाम पे वोट दिए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, जो चुनाव है इस समय बीजेपी जिस चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार चेहरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर है, पीएम दावेदार के तौर पर, हालांकि घोषणा नहीं हुई है महागठबंधन में कौन बनेगा, लेकिन अभी तक चेहरा वही है। क्या बीजेपी में जो चेहरा है, क्या उस चेहरे पर ही पूरा मतदान आप लोग करने वाले हैं या अपने मुद्दों पर भी बात करने वाले हैं? पहली बात तो वो चेहरा, उसकी सोच अच्छी है, हम उसकी सोच पे है, चेहरे पे नहीं है। अगर ऐसी सोच अगर किसी नेता में होगी तो हम उसको देंगे, मगर ऐसी सोच अभी तक किसी में नहीं है। उनके लायक कोई बोलने लायक नहीं है, उनके सामने कोई खड़ा होने लायक नहीं है। नहीं, ये कहना मतलब जिस आदमी को अवसर ही नहीं मिला, जब राहुल गांधी जी को अवसर नहीं मिला तो अपन कैसे इसका आंकलन करेंगे? सब बोले खराब निकलेंगे। इन आदमियों ने केवल घोषणा की और देश को बेवकूफ बनाया। इनके ये अब दोबारा कभी नहीं आ सकते। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या मोदी के चेहरे के पीछे जो स्थानीय प्रत्याशी होगा वो कितना ठीक है नहीं है, उसका आप आकलन नहीं करेंगे? आपके यहाँ पर किसको टिकट दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, वो चुनाव लड़ने के लायक है या नहीं है, वो उसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है, क्या उस चेहरे का आकलन आप लोग नहीं करेंगे? क्या आज दिन तक उस बंदे के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं। मोदी जी तो वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले हैं। आज की बात है, यहाँ के जो सांसद है रामचंद्र जी बोरा को टिकट मिलने वाला है या मिल गया होगा, ठीक है, उनके खिलाफ आज दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं है, आज उनके खिलाफ कुछ भी ऐसी बात नहीं है, और ना उनका कोई करप्शन है, ना वो कोई मतलब कहीं पैसे वाले से आते, वो किसान के बच्चे हैं और एक बहुत ही अच्छे हैं। आज दिन तक उनके मुकाबले ऐसा कोई आदमी नहीं है। चलिए, आपको क्या लगता है, पीएम मोदी का चेहरा ही सब कुछ है या स्थानीय प्रत्याशी का आकलन करेंगे? भाजपा के लिए तो पीएम मोदी का चेहरा ही सब कुछ है। बाकी लोकल प्रत्याशी हैं रामचरण जी बोरा, हमने कभी उनकी शक्ल नहीं देखी आज तक, ना कोई सुना कि उन्होंने जयपुर के विकास के अंदर कोई विशेष योगदान दिया होगा या कहीं कोई कुछ किया अलग से किया होगा जनता के लिए। मैं तो इस बार है ना केवल जो लोकल प्रत्याशी रहेगा उसके फीडबैक के आधार पे वोटिंग करूंगा, ना कि पार्टी या किसी अन्य पे आधार पे। लोगों का व्यूज पहुंच गया होगा अतुल जी आपके पास में, कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहना है पीएम मोदी को के चेहरे को लेकर भी कुछ लोग आशान्वित है, उस चेहरे को राष्ट्रवाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिहाज से ये लोग मान करके चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि स्थानीय प्रत्याशी जितना ज्यादा ईमानदार होगा, जितना ज्यादा आम लोगों के बीच में बैठने वाला होगा, प्रत्याशी के लिहाज से वो ज्यादा ठीक रहेगा। अतुल जी चलिए, राकेश जी हमारे साथ बने रहिए। मैं आसोपा जी के पास आ जाता हूँ क्योंकि आसोपा जी से मैं बात कर रहा था। आसोपा जी, अभी आपने मिली जुली एक सारी बातें सुनी होगी, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दे भी जरूरी है तो राष्ट्र के सुरक्षा का मुद्दा भी जरूरी है, क्या कह रहे हैं? देखिए, राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो तो सेना के हाथों मजबूत है, कहीं कोई किसी को कोताही होनी नहीं चाहिए। मुद्दा ये, राष्ट्र की सुरक्षा कभी भी चुनाव का मुद्दा न भारत में बनी है न भारत में बनेगा। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहां की जनता को वो भारत के नाम से डरा करके और चुनाव लड़ते हैं। भारत की सेना पे, भारत की जनता को, भारत की कोई भी सरकार हो उसको भरोसा है।
यहाँ के जो चुनाव के मुद्दे हैं वो गांव, गरीब, किसान, रोजगार, शहरी विकास, समग्र विकास, और जो आपने वादे किए पिछले चुनाव में जिस किसी सरकार ने, आज अगर भाजपा सत्ता में है तो 2014 में भाजपा ने जो वादे किए उन पे जनता मतदान करेगी। और आप देखिए जितने मुद्दे मैंने गिनाए आपको पहली बाइट में, उन मुद्दों में किसी में भी नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो सफल नहीं रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, 3 गुना बेरोजगारी हो गई है 5 साल में। अमीर और गरीब की खाई 4 गुना हो गई है। भुखमरी में भारत जो है वो 55वें नंबर से 100वें नंबर पे पहुंच गया है। अभी एक हमारा भाई कह रहा था, जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे आपके दर्शक, वो कह रहे थे भूखों थोड़ी मर रहे हैं, ये तो इनके कार्यकर्ताओं की सोच है। 100वें नंबर पे भुखमरी में पहुंच गया भारत। शर्म नहीं आती भाजपा के समर्थकों को ऐसा कहते हुए? आम जन की राय है, उसको आप इस तरह से न लें। जो व्यक्ति से उन्होंने पूछा है वो आप कार्यकर्ता के ब्याह पे आप हर चीज को आंसू जिस पे न लेके सीधे सीधे हो रहा है। आज देश जिस विकास पे है और जिस तरह से कई जो योजनाएं कांग्रेस की थी, जो जीएसटी का मामला ले लो, चाहे आप आधार आईडी का मामला लो, आप तो चाहे आंकड़ों पे जवाब आप दीजिए। आंकड़ों पे 6 गुना हो गई, 8 गुना हो गई। आपने आधार कार्ड को लटकाए रखा, आपने जीएसटी के मामले को लटकाए रखा। देश 70 साल आजाद होने के बाद आप 72,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। 100वें नंबर पे क्यों है? अब तक आपने गरीब मैं बोल रहा हूं विकास जी मेरी बात सुन लीजिए। 70 साल से विकास जी देश आजाद होने के बाद जब बेरोजगारी सरकार रही, 3 गुना क्यों हो गई? न्यूनतम आय नहीं आई। आज आपको न्यूनतम आय किसानों कर्जे में आपने क्या किया? आपने अंगुली पे आपने ये कहा में तो वापस आप आना चाहते हो। 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आज तक सरकार में तो वापस आप आना चाहते हो। राजस्थान की स्थिति क्या है आप देखिए। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं जो आप इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में नहीं है। उस तरह की घोषणा चुनाव हो गए विधानसभा के, चलिए आप लोकसभा में विकास जी एजेंडा बताइए। आप एक बार सुन लीजिए, ये बताइए आपके पास भारतीय जनता पार्टी के मामले के अलावा कुछ नहीं है। विकास जी, सुशील जी, देश की सुरक्षा के लिए कार्य किए। विकास जी, सुशील जी, जिस प्रकार से भारत में 5 साल तक लोकपाल नहीं बना। अरे आप नियुक्ति कर दी गई पूरे देश में। अब आप देखिए जो कई क्या करें, कई तो राफेल सौंपो उसको। आप देखिए जो राफेल का मामला आपने कई मामलों को लंबित रखा। आपका आज सब मामले को आप देखें, चाहे राफेल के मामले को सौंपो ना लोकपाल को। राफेल का मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने विकास जी, अरे विकास जी, आप देखिए आप कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस की उपलब्धि बताइए आप। विकास जी सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। पूर्ण बहुमत की सरकार। विकास जी मेरी भी बात सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। विकास जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस की बात कर रही है, कांग्रेस अपने तरीके से बात कर रही है, आप अपने तरीके से बात कर रहे हैं, भाजपा अपने तरीके से बात कर रही है। एक बात हुई जब राहुल गांधी अभी जब आए थे राजस्थान दौरे पे, और राजस्थान में जहां से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाया था, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि गरीबी पे हम स्ट्राइक करना चाहते हैं, गरीबी पे हम स्ट्राइक कर रहे हैं। 15 लाख रुपए की बात जब मोदी जी ने कही तो उसके बाद पे उन्होंने कहा कि हम 72,000 रुपये सालाना देंगे। क्या कहना चाहते हैं? 72,000 रुपये सालाना वो भी देने की बात कर रहे हैं। आज मोदी जी ने कहा कि उनसे पिछले इतने सालों में बैंक अकाउंट नहीं खुले, तो अब बैंक अकाउंट खुल गए हैं, तो उन्होंने कहा कि चलिए ये और सुलभ हो गया ताकि हम आराम से 72,000 रुपये सालाना दे सकते हैं। अतुल जी, इसके पीछे क्या कार्य योजना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस प्रकार से देंगे? ये चुनावी जो एक चुनावी स्टंट है। हम जैसे उन्होंने पूर्व में जब विधानसभा चुनाव सुशील जी एक मिनट, सुशील जी मेरी बात सुन लीजिए। सुशील जी मैं एक सवाल कर रहा हूँ, सुनिए सुशील जी, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं ये चुनावी स्टंट है, तो तब 2014 में विकास जी 2014 में जब आप कह रहे हैं चुनावी स्टंट है इनका 72,000 का, जब 2014 में 15 लाख की बात करी थी तब ये भी चुनावी स्टंट था? अतुल जी आप देखिए, जब देश पे हम कई बार देखते हैं कि एक चाहे वो प्रदेश को ले लो, उसके कर्जे की स्थिति होती है तो पर प्रति व्यक्ति उसको आंका जाता है कि प्रति व्यक्ति पे कितना कर्जा है। अब देखा जाए जब काला धन का मामला आया, जब एसआईटी गठन का मामला आया, तो एसआईटी गठन के लिए काला धन आया नहीं भाई साहब, मंत्री 1 रुपया ही नहीं आया में, और प्रधानमंत्री से 1 रुपया नहीं आया। उनको बात पूरी करने दीजिए। आज देखिए लेके चले गए पैसा से बात करने दीजिए ना सुशील। जिस तरह से अकाउंट खुले और जनधन योजना के माध्यम से हुए, आशोपा जी, आप कांग्रेस ने कभी चाहा ही नहीं
कि इस प्रकार से जनधन आम पैसे जनता खाली पड़े हैं, अकाउंट से जुड़े, नोटबंदी के सीधे पैसे खाते से जमा हो जुड़े। गए जनधन अब में। उनको लगा, कांग्रेस को ऐसा लगने लगा कि जनता जागरूक हो चुकी है और हमें जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने समुचित भारत में लागू की है और प्रदेश में उसका जो रुझान और जिस प्रकार से 20 स्टेट में भारतीय सुशील जनता जी, पार्टी चलिए को आप आदेश बता दिया है, दीजिए। तो उस तरह की सुशील योजना जी, बना के आप सुशील लगा जी, दें। यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सुशील जी, मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। सुशील जी, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 72,000 की बात करके गए हैं राहुल गांधी, क्या लगता है ये बोल रहे हैं एक चुनावी स्टंट है? क्या चुनावी स्टंट है कि बाद में अगर आप लोग आते हैं तो क्या वाकई में जिस तरीके से बीजेपी ने 15 लाख की बात करी थी उसी तरीके से 72,000 की बात भी गौण हो जाएगी? अतुल जी, एक निवेदन करूं मैं आपसे, बड़ी डिस्टर्ब नहीं करेंगे विकास जी? हाँ, नहीं करेंगे विकास जी, बहुत बोलिएगा। जीडीपी है वो 250 लाख, 250 लाख करोड़ अरे है। आप अंदाजे से नहीं, एक आप सेकंड, आंकड़े एक सेकंड। बताइए। 8 पॉइंट विकास जी उनकी बात करने दीजिए। विकास जी एक मिनट रुकिए, ये बहस नहीं हो पाई, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, उनको बात करने दीजिए। हाँ, 250 से 250 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी है और अमीरों गरीबों के बीच की खाई बहुत बड़ी है जी। ऐसे में 3,60,000 करोड़ रुपया जीडीपी में से फिल्टर कर लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये इकोनॉमी के हैंडलिंग का मामला है और इसमें रघुराम राजन ने कहा है कि ये इट इज फिजिबल और हमारी सरकार बनेगी तो रघुराम राजन का ये भी स्टेटमेंट आया है कि अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो उसका निर्वहन करने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इशारे समझिए हम क्या करने वाले हैं। चलिए, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, जिस तरीके से बात चल रही है, पहले 15 लाख की बात हुई जब भाजपा सरकार ने अपनी सरकार को काबिज किया था, 15 लाख की बात हुई और मोदी जी ने 15 लाख की बातें करी। शायद आप और हम भी सोच रहे थे कि 15 लाख में से कुछ हिस्सेदारी हमारी भी होगी और आज अब राहुल गांधी ने 72,000 की बात करी है। क्या आप ये जनता क्या चाहती है? जनता किस तरीके से बात करना चाह रही है? ये 15 लाख बनाम 72,000। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जनता के पास भी जाऊंगा तो जी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सोचना लाजमी है। विजन डॉक्यूमेंट में चीज़ों को शामिल किया जाना आवश्यक है। जब तक आप विजन डॉक्यूमेंट पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, इस प्रकार की घोषणाओं का राजनीतिक मंचों से कोई यूँ कहे कोई मतलब नहीं रह जाता है। चुनावी माहौल में आप तमाम वादे कर सकते हैं, लेकिन आप उस आम आवाम के सामने अपनी घोषणाएं कर रहे हैं जो कहीं न कहीं आपने सत्ता की चाबी जो है आपको देगी, दरवाजा खोलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार इस प्रकार की घोषणाएं राजनीतिक मंचों से की जाती है और उसके बाद में विजन डॉक्यूमेंट से वो चीज़ें बाहर मिलती है और जब उन पर काम नहीं होता है तो कहीं के आम आवाम अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने न्याय योजना के तहत जो घोषणा की है 72,000 रुपये सालाना, या यूँ कहे कि कांग्रेस लगातार 5 साल से कहती आ रही है, बीजेपी के ऊपर आरोप जो है 15 लाख रुपए आएंगे, कालाधन आएगा, किस तरीके से देखते इस प्रकार के जो घोषणाएं होती हैं जिनको बाद में जाकर के जुमलों का नाम दिया जाता है, किस तरीके से देखते? ये जुमला ही एक तरह का, और ये जो घोषणाएं कर रहे हैं एकदम बकवास घोषणा कर रहे हैं। इससे पब्लिक में गलत मैसेज जा रहा है। राजनीतिक मंचों से अपनी बार बार ये घोषणाएं कर रहे हैं कि साहब इतने आपके खाते में आए, इतने आपके अकाउंट में आएंगे। ये कोई मतलब नहीं इन घोषणाओं का। इन घोषणाओं से क्या टैक्स पेयर जो व्यक्ति है उनको थोड़ा दिल पे चोट लगती है। बोले साहब हम टैक्स दे रहे हैं, और ये नेता लोग अपने मन से घोषणाएं करते हैं कि साहब हम आपको कर्ज माफ़ कर देंगे, आपको 72,000 रुपये दे देंगे, कि आपको और जो व्यक्ति टैक्स चुका रहा है उसको काफी दर्द होता है कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको, रोजगार पर बात नहीं होती है, आधारभूत ढांचों पर बात नहीं होती है, देश की सुरक्षा को लेकर के बात नहीं होती, आम आदमी का जीवन स्तर कैसे ऊंचा बढ़ेगा उस पर बात नहीं होती है, बात सिर्फ घोषणाओं की होती है, राजनीतिक मंचों का इस्तेमाल किया जाता है, कभी कालाधन 15 लाख फिर 72,000, किस तरीके से देखते हैं घोषणा? इस तरह की जो घोषणाएं करना है तो ये विकास को रोकने के बराबर है। देश के विकास में एक रुकावट लाना है कि विकास में जो भी कार्य होने, क्योंकि इस तरह की घोषणाओं से जो फ्री में पैसा बटेगा, सब विकास कार्यों को रोक के जो पैसा पब्लिक को फ्री में दिया जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सारे विकास कार्य रोकने पड़ेंगे। विकास कार्य रुकेंगे तो देश की गति भी रुकेगी अपनी आगे बढ़ने की। तो इस तरह की घोषणाएं नहीं करनी चाहिए जो नहीं, लेकिन जिस तरीके से यंग इंडिया कहा जाता है, यूथ का काफी बड़ा तबका हिंदुस्तान में है, जब तक उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा उस पर अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है। किस तरीके से आगे जाकर के 5 साल बाद में स्थितियां ज्यादा और खराब होंगी, किस तरीके से उन्हें रोजगार दिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम आर्थिक स्थिति के तौर पर कहाँ खड़े होंगे, इस पर कोई बयान नहीं आ रहा है। बयान आ रहा है 72,000 हम आपको देंगे, वो कह रहे कालाधन लेकर के आए हैं, कुछ लोगों को पकड़ के लाए। राजनीति बस इर्द गिर्द इसी के ऊपर घूम रही है कि कैसे लोगों को बनाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। अभी आप जो पीएफ डिपार्टमेंट का जो एक रिपोर्ट देखेंगे उसके अंदर पिछले 2 साल के अंदर जो नौकरी लगने के जो है युवाओं को जो रोजगार की और नौकरी का जो रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ नौकरियां उनको मिली हैं।
जिसमें उनका पीएफ भी कटा है, ये सही भी कटी है, सारा उनका जो रिकॉर्ड है, तो एक बार वो भी उठा के देखें। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी है कि एक WTO की एक पॉलिसी भी होती है जिसमें किसी भी प्रकार की चीज़ को मुफ्त में देने से साफ मनाही होती है, तो थोड़ा सा ही उसका मार्जिन लिया जाए, थोड़ा सा ही पैसा उसका लिया जाए। ये जो चीज़ें हिंदुस्तान में इस समय देखने को मिल रही है केवल सत्ता पर हावी होने के लिए, कहाँ लेकर के जाएंगी देश के परिदृश्य को? आप वैश्विक बिरादरी में क्या मैसेज छोड़ना चाह रहे हैं कि हम चीज़ें मुफ्त में बांट रहे हैं? जो आज अपनी देश की स्थिति है पिछले 5 साल के अंदर, आज अपन चौथे नंबर पे वर्ल्ड की महाशक्तियों के अंदर आए हैं। यदि इस तरह की अपन घोषणाएं करते हैं, इस तरह की अपनी व्यवस्था करते हैं पैसे फ्री में बांटने की, उनको काम नहीं करने की, उनका आलसी बनाने की, तो देश गर्त में जाता जाएगा वापस। जो अपन जिस स्थिति में तो उससे भी और नीचे गिरते जाएगी। बीजेपी का काला धन वापस आया? काला धन की उन्होंने ये कहा था मोदी जी ने कि काला धन, उन्होंने कहा कि काला धन स्विस बैंक के अंदर जमा है। उन्होंने कहा था इतना पैसा जमा है कि हर बैंक अकाउंट के अंदर आपके पास 15 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं हर बैंक अकाउंट के अंदर पैसे जमा ला के रखूंगा। लेकिन कांग्रेस का सीधा सा आरोप है जो देश का पैसा लेकर के भागे हैं, कहीं ना कहीं मोदी सरकार के दौर में भागे। मोदी सरकार 50 साल में आपने एक्शन कहाँ किया? अभी एक्शन तो हो रहा है कम से कम। मिला है कांग्रेस की सरकार में, लोन मिला कांग्रेस सरकार में फर्जीवाड़े से, बीजेपी की तरफ से नहीं। बीजेपी तो ये प्रयास करेगी वो पैसा वापस आया जाए। ये बात जी 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 राकेश, मात्र 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक लूंगा, मात्र 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, 5 मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और उसके बाद वापस आपसे मुखातिब होता हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं खासकर कि क्या इस तरीके के मुद्दे हैं जो खासकर जनता तक लेके जाए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस और भाजपा की तरफ से। हमारे साथी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो खासकर जनता के बीच में हैं। इस वक्त हम उन तक चलते हैं क्योंकि राकेश से हमारी ब्रेक में जाने से पहले बात चल रही थी। राकेश, एक सवाल मैं इन जनता से पूछना चाहता हूं जहां आपके साथ है, जिस तरीके से पैसे बांटने की बात हो रही है, 72,000 की बात करें चाहे 15 लाख की बात करें, क्या ये जनता ये नहीं सोचती है कि इस पैसे से लोगों को रोजगार देने की बात की जाए, लोगों को रोजगार के साधन मुहैया कराए जाए? ये पैसा मुफ्त में देने के बजाय लोगों को, कहते हैं कि स्वेट मार्डन ने कहा था कि आप किसी को मछली पकड़ के देते हैं तो एक टाइम का भोजन देते हैं, और अगर मछली पकड़ना सिखाते हैं तो उसको जिंदगी भर का भोजन देते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, मेरे साथ जो लोग खड़े हैं मैं जाऊंगा उनके पास में। जो न्यूज इंडिया का स्टूडियो उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो गेस्ट हैं, पैनलिस्ट के तौर पर बैठे हैं, आपका मैसेज उन लोगों तक पहुंचे। क्या लगता है जिस प्रकार की घोषणाएं दोनों ही पार्टियों के द्वारा की जा रही है, आपको नहीं लगता है कि ये पैसा ऐसे मुफ्त में बांटा जाए, उसकी बजाय युवाओं को तैयार किया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं? इस प्रकार की मुफ्त घोषणाओं के दुष्परिणाम क्या होंगे? इस प्रकार की दुष्परिणाम, योजनाओं का दुष्परिणाम ये होगा कि आम आदमी और जो कमजोर तबका है और जो मजदूरी पैसा वाले हैं वो एकदम आलसी हो जाएंगे और वो कोई काम करने के लायक रहेंगे ही नहीं। ये माना आप उनको अपंग कर रहे हो। और देश ये नहीं चाहता, देश के व्यापारी तबका, देश का जागरूक नागरिक ये नहीं चाहता कि नेता ये ऐसी थोड़ी घोषणाएं करे और घोषणा कर करके एक अपने आर्थिक इकोनॉमिक बहुत डाउन करना चाह रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो नेता हैं मेहमान के तौर पर स्टूडियो में समय मौजूद है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की घोषणाओं को लेकर? नहीं, बीजेपी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने किसान को सहायता देने के लिए घोषणा की है 6,000 रुपए की, जो आर्थिक तरह उनको छोटे किसानों को जो जिनके पूर्ति नहीं हो पाती अपने परिवार की खेती के द्वारा, तो उनको सहायता करने के लिए उन्होंने टारगेट तो चुनावी था। और जो कांग्रेस ने कोशिश की है वो 12,000 6,000 रुपए हर व्यक्ति को देने की। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को वो घोषणा तब करनी पड़ी जब आप राजस्थान हारे, आप मध्य प्रदेश हारे, आप छत्तीसगढ़ हारे, किसानों का गुस्सा था, किसान आंदोलन हुए, तो कहीं ना कहीं किसानों के हितों की बात आपको करनी पड़ी। नहीं, जैसे इन्होंने कर्जा माफ करने के लिए इन्होंने कहा सारा किसानों का, चाहे जिसको फायदा है जिसको नुकसान है, सबको उन्होंने कर्जा माफ कर दिया, वो गलत चीज है। छोटे किसानों को जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती खेती के द्वारा, तो खेती से अपने विमुख नहीं हो, उसके लिए उन्होंने छोटी घोषणा की है। इस तरह की जो घोषणा फ्री में पैसा बांटने वाली जो इन्होंने की है कांग्रेस सरकार ने कि हम 6,000 रुपए हर महीने हर साल देंगे, तो ये देश का विकास नहीं, देश का विनाश की ओर ले जाने की घोषणा है। आप एक युवा है, आप क्या सोचते हैं इस प्रकार की घोषणाओं को लेकर? बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 15 लाख की घोषणा की थी बीजेपी ने, घोषणा नहीं की थी उन्होंने सिर्फ मोदी ने यह कहा था कि विदेशों से जो काला धन आएगा अगर वो हमारे देश में आ जाए तो हर देश के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए होंगे। लेकिन कांग्रेस ने सीधी घोषणा की है, उन्होंने सीधा कहा है कि 72,000 रुपए आएंगे और इससे सीधी सी बात है मुफ्तखोरी बढ़ेगी। तो कांग्रेस के पास में ये प्लान भी हो सकता है ना, कहां से पैसा देंगे, किस तरीके से पैसा देंगे? हो सकता है सर, लेकिन इस बात से बार बार हम किसानों को लोन माफ कर देते हैं, इससे किसान वापस लोन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं
जो बिल्कुल हर किसान गरीब नहीं होता। बहुत से ऐसे हैं कि मेरे गांव में ऐसे कुछ किसान हैं जो बुलेट खरीद के लाते हैं उनके लड़के उस लोन से। लेकिन बीजेपी के 15 लाख या काला धन जुमला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस प्रकार की जो नीति, जो न्याय योजना जो हम लागू कर रहे हैं उसे लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा रूट में होगा ना कांग्रेस के पास में। 15 लाख की तरह तो कोई बात नहीं होती। नहीं तो उन्होंने घोषणा नहीं की थी सर। रिसोर्सेज वही है और वही, और काला धन ऐसे कहां से लाएगा? मिलेगा कांग्रेस को? सिर्फ फायदा तो थोड़ा मिलेगा, ये तो बात है। आप क्या सोचते हैं? आप युवा है, रोजगार के अवसरों पे बात होनी चाहिए, आधारभूत ढांचे पे बात होनी बिल्कुल होनी चाहिए। राकेश, ये युवा साथी आपके साथ खड़े हैं, उनसे ये पूछ लीजिए कि क्या एक व्यक्ति जिसको कि एक युवा साथी को एक अलग से पैसा मिल रहा हो सरकार से और आपको मशक्कत करके पैसा कमाना पड़ रहा हो, तो क्या आप उसे अपने तरीके से देख पाएंगे या उसे एक अच्छी तरीके से देख पाएंगे, अच्छी नजर से देख पाएंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है। कुछ आप युवा साथी हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इस प्रकार की जो घोषणाएं होती है, जो योजनाएं आती है, आप ही का साथी जिसे सरकार की तरफ से एक नगद राशि के तौर पर दिया जा रहा है और आप उस स्थिति में नहीं है कि आपको नहीं दिया जा रहा है, कैसा महसूस करते होंगे? एक ही देश में 2 नियम, तमाम चीजें। सही है सर, वो तो होता है, लेकिन गरीब तबके के लिए देते हैं, गरीब के लिए। लेकिन गरीब है, 60 साल हो गए, 65 साल हो गए देश को आजाद, लेकिन गरीब के लिए योजनाएं बनती है। लेकिन आज भी गरीब क्यों है? 5 साल में भी फायदा नहीं हुआ? तो 5 साल में अब हो, थोड़ा बहुत तो हुआ है ना सर। सीधा अकाउंट में पैसा जाता है। जनधन योजना चलाई है, बहुत रोजगार मिले हैं, बहुत रोजगार मिले। कांग्रेस का तो सीधा आरोप है ना भाई, आपने जो बैंक अकाउंट खोले, अकाउंट तो खोल दिए, लेकिन पैसा कहां से आएगा? अकाउंट जो खोले हैं, अभी राहुल गांधी जी ने बोला है कि राहुल गांधी ने ये बोला है कि है ना हम है ना उनके अकाउंट में पैसे डालेंगे। तो आपने अकाउंट खोले थे क्या पहले? आज के 5 साल पहले तो आप लोगों ने ये चीज नहीं सोची थी कि हम है ना अकाउंट खोलेंगे और उनके महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालेंगे। कांग्रेस की इस घोषणा को केवल आप राजनीतिक रूप से राजनीतिक एजेंडा मानते हैं? बिल्कुल राजनीतिक एजेंडा ही है। अच्छा, एक चीज राकेश, इन युवाओं से ये भी पूछ लो, राकेश इन युवाओं से यह भी पूछ लो कि क्या बात है कि इस बार के चुनाव क्यों भावनात्मक मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं? एयर स्ट्राइक केवल मुद्दा है, केवल देश की सुरक्षा एक मुद्दा है जिसके ऊपर लोगों को एकजुट किया जा रहा है। क्या विकास के मुद्दे इनके हिसाब से एक युवा साथी हैं जो इस बार वोट देंगे, सरकार बनाएंगे, क्या इनको नहीं लगता कि विकास के मुद्दों पे भी बात होनी चाहिए? इस जयपुर शहर के आसपास भी कहीं न कहीं औद्योगिकरण हो, लोगों को नए तरीके से रोजगार मिले, इस राजस्थान में नए रोजगार के साधन मिले, ये सारी चीजें क्यों नहीं ये युवा सोचता है? युवा एक तरीके से क्यों बह रहा है, एक दिशा में ही क्यों बह रहा है? बिल्कुल अतुल जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी का जो चुनावी कैंपेन है एयर स्ट्राइक के इर्द गिर्द घूम रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्यों मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है? सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी का भी एक दौर था जब पाकिस्तान पर आक्रमण किया और बांग्लादेश बनाया था, उस समय कोई जिक्र नहीं हो पाया। कांग्रेस का सीधा सा आरोप है, आप जो देश की जनता की नब्ज है पाकिस्तान, जिसके खिलाफ हर देश का युवा गुस्से में भर जाता है, कारगिल युद्ध हुआ तो रक्तदान करने वालों की लाइनें लग गई, यानी कि बीजेपी उस नब्ज को पकड़ना जानती है कि कहां पर देश संगठित हो सकता है और एक मुश्त डाइवर्जन वोटों का बीजेपी की तरफ हो सकता है। आपको नहीं लगता, मैं उस सवाल पर आ रहा हूं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी को यह बात करनी चाहिए? आज सबसे यंग इंडिया है, आपकी जो प्रतिभाएं हैं देश छोड़कर के बाहर जा रही है, दूसरे देशों में जाकर के बेहतरीन नौकरियां कर रही है, उन नौकरियों के अवसर यहाँ पर कैसे पैदा होंगे? ये तमाम चीजें सर उसको करना चाहिए शायद बीजेपी ने भी। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सही की है, ये मानता हूं मैं कि बीजेपी हर चीज़ सही नहीं कर सकती और कुछ गलतियां भी हुई हैं, जैसे डेमोनेटाइजेशन हुआ था वो भी थोड़ा गलत हो गया था उनसे। और अगर हम, लेकिन एक बार हम मोदी जी को चांस देना चाहते हैं कि अगली बार देखना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था मुझे 10 साल दीजिए, तो हम मोदी जी के लिए, मेरी तरफ से मैं 10 साल देना चाहता हूं मोदी जी के लिए, अगली बार मेरे लिए 5 साल में क्या करते हैं वो। जी सर, मैं यही सोचता हूं कि ये जो लोग हैं, कांग्रेस वाले, विपक्षी पार्टी है, ये ऐसे बोलती है कि है ना इन्होंने एयर स्ट्राइक करी या सर्जिकल स्ट्राइक करी, तो सर ये पहले भी होती थी, लेकिन इन चीजों को है ना इन्होंने दिखाया नहीं कभी। और आज है ना हमारा देश संगठित है, हम है ना आर्मी के लिए रोज किसी ना किसी आर्मी के जवान का बलिदान देता है वो अपने देश। मैं कदर करता हूं आपकी उस राष्ट्रभक्ति की भावना की, मैं बिल्कुल सलाम करता हूं उस चीज को, लेकिन एक मेरा छोटा सा सवाल है, क्या इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दे एक आम आदमी का पेट भरने के लिए काफी होते हैं? क्या उसको रोजगार के अवसर नहीं चाहिए? क्या मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए? सर मुद्दों पे बात होनी चाहिए। इसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पीएमकेवीवाई बहुत अच्छी रोजगार के लिए, मैं कुछ बोलना चाह रहे हैं।
एक बार भैया रोजगार का सीधा सा मुद्दा है, जिसको रोजगार चाहिए वो रोजगार कर रहा है इस तारीख में, जिसको रोजगार नहीं चाहिए, जिसको खाली बैठना है ना वो आराम से बैठा है आज की तारीख में। हमको रोजगार करना था, हम घर से बाहर रोजगार कर रहे हैं, आज की तारीख में हमने नौकरी ढूंढी, हमें नौकरी मिली है। लेकिन जिसको नहीं करना है ना, 15,000 रुपए की जॉब अगर एक साथ कोई चाहे किसी को नहीं मिलेगी, फ्री की घोषणा की तैयारी करेंगे, बस हमको गवर्नमेंट दे देगी, हम घर बैठे खा लेंगे, इससे कुछ ना होने वाला। जो अब इसको ऐसे बैठ जाएगा 20,000 की नौकरी तुरंत चाहिए, किसी को नहीं मिलने, शुरुआत छोटे से करनी पड़ेगी, चलो राकेश, जाने का सब कुछ करना पड़ता है। राकेश, मोदी सरकार के पास जी राकेश, ये वाकई में जो बात है, युवाओं का कहना सही है कि जिसको नौकरी चाहिए वो नौकरी ढूंढ रहा है, उसे नौकरी मिल रही है। अभी हमारे साथ कांग्रेस के नए हमारे साथी जुड़े हैं हमारे सिटी स्टूडियो से, देवेंद्र चौधरी, आपका स्वागत है देवेंद्र जी। और हमारे साथ विकास सोमानी भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं देवेंद्र चौधरी जी के पास आ जाता हूं, जो कि कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, जो सवाल मैं यहाँ के युवाओं से पूछ रहा था इस वक्त, वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। क्या आपको लगता है जो 72,000 रुपये की घोषणा की है, कहा है राहुल गांधी ने कि गरीबी पे हम स्ट्राइक कर रहे हैं, मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करी है, हम गरीबी पे स्ट्राइक कर रहे हैं, 72,000 रुपया हम सालाना देंगे, क्या लगता है आपको कि क्यों पंगु करना चाहते हैं इस देश की जनता को? आज कम हो गई। देखिए, हम जानते हैं कि एक विकासशील राष्ट्र को इस तरह की एक बहुत सारी नीतियों की जरूरत होती है कि एक बार सभी जो हमारी पॉपुलेशन है एक समान प्लेटफॉर्म पे आ जाए। उसके लिए आपने पहले देखा कि सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, नरेगा ने ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत ही क्रांतिकारी काम किया, जिसको पूरे विश्व स्तर के ऊपर बहुत बड़ी एक मान्यता दी गई, लोगों ने सराहा। और इसके बाद अभी फिलहाल बेरोजगारी को लेकर इस तरह की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही थी कि कैसे जो युवा है, बेरोजगार है, उसको एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए कि कम से कम वो खुद समय के लिए अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की जो जरूरत होती है उस जरूरतों को पूरा कर सके। इसी के तहत राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी तो रोजगार दीजिए ना उसको, इसके बाद देने के साधन बनाइए। आप देखिए विदेशों के अंदर, यूरोपीय देशों के अंदर आप देख सकते हैं अभी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है और वहाँ की सरकारें सुनिश्चित करती है कि कैसे हर एक लास्ट माइल पे जो बंदा खड़ा हुआ है, जो इंसान खड़ा हुआ है, उसको भी समल मिले। इसी समल के लिए आप देखिए कि न्याय जो योजना लेके आए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, ये बहुत जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूँ देवेंद्र जी, पैसा मैं कहूंगा पूरी दुनिया इस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप युवाओं को एक या नीचे गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर उठाने की बात मत कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूं कि मुफ्त में पैसा देने से ज्यादा अच्छा है। मैंने अभी एक कहावत कही थी, स्वेट मार्डन ने कहा कि आप किसी को एक टाइम मछली देते हैं तो वो एक दिन का भोजन देते हैं या एक समय का भोजन देते हैं, या फिर अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखाते हैं तो उसे जिंदगी भर का भोजन देते हैं। मैं यही लाइन आपके साथ रिपीट कर रहा हूं कि क्यों न इस जितने भी लोग हैं, जो चाहे आप गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, इनको रोजगार देने की बात कीजिए, इनके लिए रोजगार मुहैया कराइए बनिस्बत इसके कि इनको मुफ्त में पैसा देने। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ रखता हूं। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये चीज सच्चाई से, अगर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर कर दिए जाएं, और जॉब एक अलग सेक्शन है, कांग्रेस ही नहीं कह रही कि हम जॉब जनरेट नहीं करेंगे, जॉब जनरेशन उसकी जगह रहेगा। बात सिर्फ इतनी है कि अन्य कई फालतू की योजनाओं की बजाय डायरेक्ट बेनिफिट्स जो पिछड़ा तबका है उसको दे दिया जाए। इसमें मुझे कहीं भी कोई गलत नहीं लगता, बजाय बीजेपी के जो एनएसएसओ को दबाकर आंकड़े ही जारी नहीं कर रही है। कम से कम आंकड़े तो जारी करवाइए न। जो एक घोषणा और करी गई, एक घोषणा प्रचार है, खोखला प्रचार है। आप बताइए, इससे तो कई गुना ही अच्छा है जो कांग्रेस करना चाह रही है। घोषणा और करी गई कि किसानों के खेतों के पास में प्रोसेसिंग यूनिट बना दिए जाएंगे और किसान वहां पर अपना डायरेक्ट माल बेच सकते हैं। क्या ये पहले कभी समझ में नहीं आया था? किसान अभी क्यों याद आया? इस सालों में क्यों याद आया? अब पिछले करीब 5 सालों में किसान क्यों याद आया? ये धरती पुत्र क्यों याद आया? चाहे आप हो, चाहे पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, आप सबको किसान अब क्यों याद आ रहा है? देखिए, किसान की हालत पिछले 5 सालों में इतने निचले पायदान पे आ गई है कि आप चाहे से फार्मर के लोन सुसाइड देख लीजिए या अन्य किसी तरीके से आप देख लीजिए। 5 साल से पहले सुसाइड नहीं हुए थे। देखिए, ये मुद्दा पूरे विश्व का ध्यान हमारे देश की तरफ खींच रहा है। मध्य प्रदेश का जखीरा उठा के देख लीजिए, जब आपकी कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि ग्राउंड
लेवल पे काम करती है, उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है कि इस तरह की योजनाएं लाई जाए। देवेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब मध्य प्रदेश का पूरा आंकड़ा उठा के देख लीजिए, यूपी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, क्या कांग्रेस उस टाइम में किसानों ने आत्महत्या नहीं की थी? पंजाब का ले लीजिए, अभी पंजाब का ले लीजिए, मैं वही कह रहा हूं कि आप ले लीजिए। क्या उस टाइम क्यों आप दोनों पार्टियों को, क्यों कांग्रेस और बीजेपी को अब किसान याद आ रहा है? उसके बाद आप देखिए ना, बिल्कुल हालत खराब थी, कितना कुछ किया है। आप मैं नरेगा की बात कर रहा हूं, आप नरेगा को देखिए ना, कितना बड़ा काम किया है एक ग्रामीण स्तर के ऊपर, किसानों की, ग्रामीण की, मजदूर की, गरीब की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम आया, बैंकों के द्वारा लैंडिंग प्रोसेस जो इतना सरल कर दिया गया, वो एक और स्कीम थी। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं, और आप देखिए कि हर एक किसान ने बैंकों से, जो 90s के दौर में कांग्रेस गवर्नमेंट ने सरलीकरण किया लैंडिंग प्रोसेस का, उसके बाद स्वयं सहायता समूह के तहत SGSY करके एक योजना आई थी। सबसे पहले स्वयं सहायता समूह के तहत ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण किया गया कांग्रेस राज में, और एक सतत प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं कि एक बार विकास हो गया और रुक गया। इसके बारे में आज से 50 साल बाद ही बात होती रहेगी। विकास सोमानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास सोमानी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मैं उन तक आ जाता हूं। विकास जी, जहां तक बात चल रही है, क्या होगा इस बार के बीजेपी के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अब जाकर, क्योंकि अभी तक तो केवल भावनात्मक मुद्दों पे ही आप लड़ रहे हैं, भावनात्मक मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं। आज मोदी जी के सारे भाषण में भावनात्मक मुद्दे ही थे। क्या आपको लगता है कि वाकई में मुद्दों पे कहीं बात होगी? उसके बाद मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। क्या भावनात्मक मुद्दों के अलावा भी कहीं विकास पे बात होगी? अतुल जी, अभी अपन ने जो लोग मौजूद थे, जिनसे आपके न्यूज इंडिया के संवाददाता पूछ रहे थे और वो अपने बात का जवाब दे रहे थे, आम जन इस बात को भली भांति से जान चुका है कि देश के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये जनता की इच्छा है। अब दूसरी बात जो आप कहना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे साथी देवेंद्र जी ने बताया कि ये मनरेगा योजना है, ये योजना, और उसके डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम जो चालू किया है कि पैसा सीधा सीधा खाते में ट्रांसफर हो। आप अकाउंट उन लोगों के नहीं खोल पाए जो अंतिम छोर पे बैठे हुए थे, और आप कह रहे थे हम सीधा सीधा उनको कैसे लाभ दे पाएंगे। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे मुद्रा लोन हो, तरुण लोन हो, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से आज आम जनता को अंतिम छोर तक लाभ मिल रहा है। युवा सीधा सीधा बैंक से संबंधित होकर और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और जिस प्रकार से कि देश की विकास की गति अंतिम छोर से लेके और जो बढ़ी है, आज पूरे देश में जो एक माहौल बना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आम युवा इस बात को समझता है कि देश को विकास की गति बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। आप जीडीपी का मामला लें, चाहे आप सुरक्षा का मामला लें, चाहे बिजली उत्पादन का मामला लें, चाहे सौर ऊर्जा का मामला लें, चाहे किसानों के योजनाओं का, चाहे बीमा योजनाओं का मामला लें, विभिन्न प्रकार से सुरक्षित करने का मामला किया। आप मुझे बताइए, बार बार जब इंदिरा गांधी जी कहते थे गरीब हटाओ योजना, उसके बाद से आज आप वापस ये कहते हैं कि 72,000 रुपए उनको देंगे, 20% लोगों को देंगे। वो क्राइटेरिया क्या होगा? जब आपने विधानसभा चुनाव थे राजस्थान में, तब अतुल जी ये बात की, एक लाइन बोलूंगा मैं, फिर आप बोलेंगे। तो एक लाइन उसमें आपसे कहना चाहता हूं, जब आपने कहा कि 10 दिन में संपूर्ण योजना में हम किसान ऋण माफ कर देंगे, आप देखिए जो पूर्व में वसुंधरा सरकार थी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने एक क्राइटेरिया के तहत 50,000 तक के जो ऋण माफ किए, और जो खराबे की फसल थी उनका बीमा, जहां जो पैसा मिलता था 33% से बढ़ा के 50% किया। विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए जो भरसक प्रयास किए गए, और आम जनता को उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी है कि जो लाभ मिलना शुरू हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद केंद्र में जिस बहुमत से आई है, तो तस्वीर बदली लग रही है, देश विकास की ओर गति। आंकड़े नहीं है, आंकड़े कांग्रेस के पास नहीं है, आंकड़े दबाए हैं। इसका आप आधार कार्ड का मामला को देख लीजिए, आप हर योजना को लटका रखा आपने, आप रिजर्व राजस्थान की स्थिति में देखिए, और कितनी संवैधानिक संस्थाओं का नाम मैं गिनाऊंगा आपको, संस्थाओं को जिनके आंकड़े दबाए हैं, अफसरों को हटाया, आयोग में शिकायत तो आप दोनों मत करिए। आयोग में हर बात की शिकायत, देवेंद्र जी और विकास जी, देवेंद्र जी और विकास जी, आंकड़ों की बात तो आप दोनों मत करिए, क्योंकि आंकड़ों का क्या फ्रेमवर्क होता है, आंकड़े किस तरीके से फ्रेमवर्क के साथ उतरते हैं और किस तरीके से जनता तक जाते हैं, ये एक अलग बात है। क्योंकि हमारे यहाँ के कृषि राज्य मंत्री ये भी कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि इस देश में कितने किसान मरे हैं, कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, 5 साल बाद आएंगे।
ये ठीक है, इन आंकड़ों की बात तो छोड़िए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं मेरे साथी राकेश तक जाना चाहता हूं और मैं उनसे बात करना चाहता हूं। राकेश, क्या लगता है ये जिस तरीके से बात चल रही है जीएसटी को लेकर, गब्बर सिंह टैक्स, बड़ा अच्छा सा नाम दिया राहुल गांधी ने, गब्बर सिंह टैक्स, और ये करीब करीब इस नाम से फेमस भी हो गया, गब्बर सिंह टैक्स के नाम से। और जिस तरीके से उन्होंने कल कहा कि हम सरलीकरण करेंगे और हम इसको और बहुत सरल कर देंगे, क्या जो व्यापारी वर्ग आपके पीछे खड़ा है वो वाकई में ये लगता है कि उसको जीएसटी में कहीं उसको हानि हुई है या वाकई में इसमें सरलीकरण होना चाहिए? अतुल जी, मैं 2 मिनट लूंगा। आपके पहला जो किसानों का मुद्दा उठा, पहला जी बिल्कुल बिल्कुल, किसान वाला जो हमारे दोनों जो गेस्ट पैनलिस्ट है, शायद उनको जानकारी नहीं है कि विधानसभा चुनाव में जिन 80 किसानों की आत्महत्या का मुद्दा कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया था, शायद उनको जानकारी होगी कि अभी जो गृह विभाग की रिपोर्ट आई है उसमें 5 से 6 किसानों की आत्महत्या का जिक्र किया हुआ है। यानी कि साफ तौर पर झूठ बोला गया, सरकार बनाने के लिए किसानों के हथियार को आजमाया गया, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से राजनीति के रंगमंच पर इस समय खेल देखने को मिल रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स या 72,000 की घोषणा या काला धन या 15 लाख, ये तमाम चीजें, देखिए अतुल जी, आम आदमी के लिहाज से कितना कुछ वर्क हो रहा है, इन 5 सालों में कितना हुआ और पिछले 50 सालों में कितना हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। आप 50 सालों की तुलना इन 5 साल से करते हैं तो ये भी ठीक नहीं है, और आप इन 5 सालों के लिए 50 सालों को दोष देते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। आपके यहाँ के जो वर्तमान सांसद है आज राकेश जी, हम कहाँ खड़े हैं? राकेश जी, आपके जो वर्तमान सांसद है रामचरण बोहरा जी, वो तो कह रहे हैं 5 साल बनाम 50 साल। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था अतुल जी। देखिए, इन 5 सालों की तुलना 50 साल से मत करिए और उन 50 सालों का ठीक रहा इन 5 साल पर मत फोड़िए। राजीव गांधी का दौर था जब देश में कंप्यूटर क्रांति हुई थी मेरे ख्याल से, और उस दौरान कंप्यूटर को लेकर के इतना ज्यादा विरोध हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक पर आप आ जाइए, इंदिरा गांधी ने मेरे ख्याल से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, बांग्लादेश बना दिया। सर्जिकल स्ट्राइक उस दौर में भी हुई, कंप्यूटर क्रांति उस दौर में भी आई, मेरे ख्याल से स्कूल उस दौर में भी थे, व्यवस्था उस दौर में भी थी। ये हो सकता है कि समय के साथ संसाधन बढ़े और कहीं की सरकारों ने कार्य किया और आज 2019 का भारत पिछले 50 सालों की तुलना में बेहतर है और आगे बेहतर होना चाहिए। मैं अतुल जी, कुछ युवा साथी मेरे साथ अभी नए आए, मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर को लेकर के काफी गंभीर है, बड़ी दूर से आए, मैंने व्यक्तिगत तौर पे इनको आमंत्रित किया था। जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से घोषणाएं हो रही हैं, 72,000, गब्बर सिंह टैक्स, ममता बनर्जी कह रही कि नोटबंदी की जांच होगी, उधर से 15 लाख, यानी असली मुद्दे जो देश के चुनाव में होने चाहिए। एक अनुभवी व्यक्ति हैं आप, क्या सोचते हैं देश की सियासत को लेकर? देखो, ऐसा है, 50 साल से कांग्रेस ने केवल और केवल युवाओं को, इस देश को एक गुमराह किया है और केवल वो अपने चुनावी मुद्दों में इन चीज़ों को बुनाती आई है। गरीबों को उस समय धन बांट दो, आप देख रहे होंगे कि पूरा विपक्ष मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। तो कुछ न कुछ उस बंदे में एक बात तो है, जो पूरा विपक्ष, उनको लग रहा है कि अब हमारा नंबर आने वाला नहीं है। तो और ये जो युवा मैं उसी बात पे जा रहा हूँ, जो युवा तरुणाई आप जो देख रहे हैं, ये पूरा भारत जो आज के समय में युवा मतदाता जो जुड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि इनको अपना भविष्य आज के समय में नरेंद्र मोदी में जो इनको अपना भविष्य सुरक्षित लग रहा है और 2019 में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली है। जनता के मुद्दे भी उठाते हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्यों बेरोजगारी के आंकड़े इतने ज्यादा बढ़ गए? क्यों युवाओं को रोजगार के लिए तरसना पड़ा? क्यों कांग्रेस ने विपक्ष का धर्म नहीं निभाया? क्यों बीजेपी ने उन तमाम वादों को अभी तक, आप जिन मुद्दों को लेकर के अक्सर चुनाव में उतरते हैं, राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, 35A हो गया, उसके अलावा पाकिस्तान हो गया, क्या घूम फिर करके आज 2019 में भी उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखो साहब, ऐसा है, 50 साल में इन्होंने समस्याओं को इकट्ठा किया है। अब 5 साल में, 4 साल में तो ये सारी समस्याएं एकदम से हल नहीं होने वाली है। आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार राकेश इनसे पूछिए कि 50 साल में देश का कोई विकास नहीं हुआ? ये एक सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जो रोजगार पे भी लग रहा है, तो इन्होंने जी राकेश इनसे एक सवाल ये भी पूछ लीजिए, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, क्या इस 50 साल में देश का कोई विकास नहीं हुआ? देश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ? देश में कोई वैज्ञानिक तकनीकी कोई चीज की बढ़ोतरी नहीं हुई? क्या इस 50 सालों में देश वही है जहाँ 50 साल पहले छोड़ा था? 50 सालों की जो इन्होंने बुराइयां छोड़ दी, तो 4.5 साल में हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जितना प्रयास मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है, आपके लिहाज से ये 5 साल बेहतरीन रहे, स्वर्ण युग मेरे ख्याल से भारत का रहा, जो अब तक नहीं रहा होगा, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। लेकिन क्या आपको लगता है कि 50 साल जो भारत ने पिछले जिए हैं
जो भारत की जनता ने जिए हैं वो पूरा गरीबी, अभाव, अभियोग में जिए हैं। क्या कंप्यूटर क्रांति नहीं आई? क्या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ? क्या सड़कों का जाल नहीं था? क्या जलपोत पर, बंदरगाह पर जलपोत नहीं आ रहे थे? क्या हमारी गंगा इतनी मैली थी जितनी आज है? क्या उस समय कोई वर्क हुआ ही नहीं है? देखो साहब, इसमें आपने कहा कि ये सब उनकी योजनाएं सब लोग थी, लेकिन आपने एक बार राजीव गांधी जी को देखा, सुना होगा, वो कह रहे थे कि साहब मेरा 1 रुपया भेजा हुआ 10 पैसा नीचे तक पहुंचता है। तो ऐसी उनकी योजनाएं थी, योजनाएं लंबी चौड़ी बना लेते हैं और उनका क्रियान्वित तो क्या अभी नहीं पहुंच रहा इस तरीके से? लेकिन साहब राहुल, भ्रष्टाचार की तो आप देख सकते हो कि 4.5 साल में एक भी प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के नेताओं के किन्हीं के ऐसा कोई नाम नहीं आया है कि जिसमें वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। राकेश जी इनसे पूछिए कि ये 1 रुपया क्या अभी भी 10 पैसे के रूप में नहीं पहुंच रहा है, या अभी भी सब जगह इतनी सारी ईमानदारी आ गई है पूरे देश में कि अभी सब कुछ वैसा ही है जैसा ये लोग चाह रहे हैं कि 1 रुपए का 1 रुपया ही पहुंच रहा है अभी भी? ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति है, आप पूछ के तो देखिए। बिल्कुल। मैं एक सवाल स्टूडियो से जो हमारे सीनियर साथी उनका आया है, क्या राजीव गांधी के उस दौर में हालात ये थे? क्या आज के हालात में 1 रुपया का 1 रुपया पूरा पहुंच रहा है? क्या देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? क्या वाकई में आम व्यक्ति को केवल मूल रकम देनी पड़ रही है, बाकी उसका कार्य इशारों में हो रहा है, मशीनें काम कर रही हैं? देखो साहब, ऐसा है, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं। आप लोग देखेंगे पहले राशन की ब्लैकमेलिंग होती थी, आज सीधा सा उसके अकाउंट में जाता है और उसको बताते हैं कि साहब तेरा राशन आ गया, तेरा राशन उठा लो। ऐसे ही जो पेंशन योजना है सीधे अकाउंट में अगले के जाती है, या तो सरकार के पास रुकेगी या फिर उसके खाते में आएगी। ऐसे ही जो सरकार सब्सिडियां देती है वो ऑनलाइन कर रही है। तो मेरा जहां तक मानना है कि ऑनलाइन जहां सिस्टम चला हुआ है वहां भ्रष्टाचार की आशंका कम रहती है। कुल मिलाकर अतुल जी, मुझे वो बात याद आती है, 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री और जयपुर से राज्यसभा सांसद, राजस्थान से राज्यसभा सांसद विजय गोयल जयपुर दौरे पर थे और उस दौरान उनसे कहा गया था कि जो बागी नेता हैं, बीजेपी से जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या वो लोग जो छोड़ करके जा रहे हैं, कितना क्या फर्क पड़ रहा है? दूसरा एक सवाल उनसे किया गया था कि सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाइयां हो रही है, विपक्ष का सीधे तौर पर यह आरोप है कि उन्हें जानबूझ करके निशाना बना जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा, केंद्रीय मंत्री का यह बयान था कि जिन लोगों के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है उनका चेहरा देख करके आप एक भी नाम बता दीजिए कि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हो। उस समय सवाल किया गया था क्या तमाम राष्ट्रवादी, तमाम सत्यवादी हरिश्चंद्र बीजेपी में है? तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये व्यंग्यात्मक रूप से यह भी कहा था कि बीजेपी में वही लोग शामिल हो, हम प्रयास करते हैं कि तमाम लोग सत्यवादी रहे। कुल मिलाकर के इस बहस का कोई अंत नहीं है अतुल जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के विकास के लिए कार्य होना आवश्यक है। 5 साल वर्सेस 50 साल या 10 साल वर्सेस 70 साल, इन मुद्दों पर आम जनता नहीं भटके, विकास के मुद्दों पर बात हो, उन मुद्दों पर बात हो कि हमारा बेटा कल जाकर के क्या नौकरी करने वाला है, हमारे घर में रोजगार के साधन क्या विकसित होंगे, हमारे शहर में कौन सी सुविधाएं विकसित हो सकती है, इनको लेकर के बात होनी चाहिए। फिलहाल जो है चुनावी रंगमंच है अतुल जी, चले राकेश सही कहा कि सत्यवादी कोई नहीं है, दोनों पार्टियों में से कोई सत्यवादी नहीं बचा है और इसी तरीके से ये जुमलेबाजियां चलती रहेगी, लोगों तक वादे जाते रहेंगे, हम इस पे बहस करते रहेंगे और लोगों को कहीं ना कहीं जगाने का काम करते रहेंगे। राकेश, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जितनी भी जनता जुड़ी है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, और आप सभी का भी धन्यवाद कि ये बहस हमने आज आप तक रूबरू कराई। और कल हम फिर कोई नए मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, परंतु सोचिएगा जरूर, समझिएगा जरूर कि आप किस वादे पर फिसल रहे हैं या किस वादे को अपना मान रहे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।